ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ना है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने क्या पढ़ना है कि जो ब्लड है, ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड है और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड जो है एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड फ्लो करता है। स्पेसिफिक जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, जैसे हमारे पास आर्टरीज है, वेन्स है, उनमें ब्लड फ्लो करता है। फिर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसको कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब हमारे पास जो ब्रॉडली अगर हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के हैं। एक आपके पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक आएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, उसमें आर्टरीज, वेन्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो ब्लड है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है ओपन स्पेसेस में, ओपन स्पेसेस में। और ब्लड जिस ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है उसको कहा जाता है साइनसेस। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड है वो फ्लो करता है ओपन स्पेसेस में, जिसको साइनसेस कहा जाता है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें जो ब्लड फ्लो है वो होता है किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स के थ्रू मतलब इसमें क्या होगा, जैसे ये ब्लड वेसल्स होंगी, इनमें ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा, ठीक। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो ब्लड होता है इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यू। इसमें ब्लड का और टिश्यू जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये डायरेक्टली अटैच होते हैं। ब्लड और टिश्यू दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट। और इसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें ब्लड और जो टिश्यू होता है इसका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, वो अटैच नहीं होते, वो जुड़े नहीं होते, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इसमें ओपन में, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाना, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन थ्रू वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है। जैसे यहां पर सेल है, ब्लड यहां पर है, तो ब्लड से ऑक्सीजन इधर आएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगा। क्या कोई ब्लड और इसका सेल का डायरेक्ट कांटेक्ट है? नहीं। ब्लड जो है वो अपने वो जो ब्लड वेसल है उससे बाहर नहीं आता है, लेकिन ओपन में वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है टिश्यू के। इसीलिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज नॉट एफिशिएंट। अगर आप इसको कंपेयर करोगे क्लोज के साथ, ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। और इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो वो स्लो रहता है, ब्लड फ्लो स्लो रहता है, यानी ब्लड धीरे धीरे चलता है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर वो भी लो होता है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें हार्ट जैसा कोई पंपिंग ऑर्गन इसमें पंप नहीं करता। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो, क्योंकि वो ओपन स्पेस में रहता है, वो वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए इसमें ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो ब्लड फ्लो फास्ट होता है, ब्लड फ्लो फास्ट रहता है, तेज रहता है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? हाई होता है कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ये ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है, जैसे मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, उनमें ये पाया जाता है। और अगर आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमंस हैं, एम्फीबियंस हैं, पाइसर्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब जितने भी हायर एनिमल्स हैं, ये जो है इनमें ओपन सर्कुलेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, आप इसमें एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन बीइंग लिख सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हमें भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड के बारे में। एवरेज एडल्ट पर्सन जो होता है, एवरेज एडल्ट पर्सन, उसमें 6 लीटर जो ब्लड है वो एक एडल्ट पर्सन में रिक्वायर्ड होता है। एवरेज एडल्ट पर्सन में जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो है 6 लीटर्स। एवरेज पर्सन में इतना जरूरी होना चाहिए। और ब्लड जो है ये बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये बनाता है 6 से 10% ऑफ बॉडी वेट, 6 to 10% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट, हमारी बॉडी का जो वेट है उसका 6 से 10% जो है वो किसका बना होता है? ब्लड का बना होता है। और ये 30 to 35% जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसका 30 to 35% जो है वो किसका बना होता है? ब्लड का बना होता है। ब्लड, इसकी जो स्टडी है उसको कहा जाता है हीमेटोलॉजी, HAEMOTOLOG। हीमेटोलॉजी इसको कहा जाता है, हीमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। एंड ब्लड की फॉर्मेशन को हीमोपोएसिस कहा जाता है। ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहा जाता है और ब्लड के फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, उसको कहेंगे हीमोपोएसिस, POIESIS। अब जो ब्लड की फॉर्मेशन है, ब्लड जो बनता है वो कहां कहां पर बनता है, किस किस जगह पर? इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 4 जगहें होती हैं जहां पर ये बनता है। वो 4 प्लेसेस जहां पर ये बनता है, एक है लीवर, लीवर में बनता है, दूसरा है थाइमस, तीसरा है स्प्लीन और फोर्थ है बोन मैरो, बोन मैरो। अब हम सिर्फ ब्लड की जब हम बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ रेड ब्लड सेल की बात नहीं करते, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, इसमें प्लेटलेट्स भी हैं। तो ये होता है कि जो ब्लड है वो लीवर, थाइमस, स्प्लीन और बोन मैरो, एडल्ट जो होते हैं एडल्ट्स, उनमें ब्लड जो है वो बोन मैरो में ही ज्यादातर बनता है। बाकी जगह जो होती है वो मोस्टली, अगर हम फीटस की बात करेंगे तो फीटस में लीवर सबसे पहले ब्लड बनता है, लीवर के अंदर ब्लड बनता है जो फीटस होता है उसमें, और बाद में फिर वो बाकी जगहों पर मैच्योर हो जाता है। अब ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच है 7.4। ब्लड का पीएच है 7.4, मींस इट इज स्लाइटली बेसिक। पीएच 7.4 है और ब्लड ओपेक है, ओपेक, और इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 लेयर्स होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, तो 3 लेयर्स में जो मेसोडर्म है उससे ब्लड बनता है। और ब्लड का अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो देखोगे 20 डिग्री सेल्सियस, ये 37 डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप चेक करोगे तो इसका जो प्रेशर रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो 7.6 एटमॉस्फेयर है। 37 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक ऑर्गन है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मोस्टली जो पेंटियर होता है उसके नेक्स्ट साइड, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 7.6 एटमॉस्फेयर होता है।
अगर आप प्रेशर देखोगे बाय कन्वेंशन जो सी लेवल है वहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, फिर जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। और अगर हम ब्लड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें 37 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेट बॉडी टेम्परेचर है, उस पे है 7.6 एटमॉस्फेयर। फिर ब्लड का कलर कैसा होता है, अगर आप कलर देखोगे ब्लड का, जब दो तरीके का इसमें कलर होता है, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड कब होता है और डीऑक्सीजनेटेड कब होता है? अगर इसमें हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड कब होगा, डीऑक्सीजनेटेड कब होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, और उसका जो कलर है वो कैसा होता है? रेड, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होगा? वो पर्पल होगा। तो ब्लड का अगर आप ऑक्सीजनेटेड देखोगे तो उसका रेड कलर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो है वो पर्पल है। अब ये हो गया कि कुछ मेजर चीजें ब्लड के बारे में। 6 लीटर ब्लड बॉडी में एवरेज पर्सन में, जो 6 से 10% जो है बॉडी वेट बनाता है। 30 से 35% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाता है ये, और 4 जगहों पे बनता है। ब्लड के स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, ब्लड के फॉर्मेशन को हेमोपोएसिस कहते हैं। मेजर जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है, लेकिन जब इन्फेंट बनता है तब स्टार्टिंग में ब्लड बनना लीवर से स्टार्ट होता है, और फीटस में लीवर में बनना शुरू हो जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस पर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 7.6 एटमॉस्फेयर, पीएच है ब्लड का 7.4। ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है पॉइंट्स के हिसाब से। फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन क्या है इसका? कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अगर हम ब्लड कंपोजिशन की बात करेंगे तो हमारे पास ब्लड में पहला बेसिक चीज जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिक है। प्लाज्मा जो है वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ब्लड सेल होते हैं, ठीक है? प्लाज्मा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ब्लड सेल होंगे। ब्लड सेल में कौन कौन सा होता है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये है ब्लड का पूरा कंपोजिशन, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। अब इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है कि कौन कितना होता है। मिसाल के तौर पर हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। प्लाज्मा ये येलो कलर फ्लूइड होता है, और जो 99% जो इसमें, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो है, अगर हम देखें 90% इसमें आ गया वाटर, 90% वाटर, पानी बहुत ज्यादा होता है इसमें। और दूसरी चीज, इसमें 5 से 6%, 5 to 6% इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। 5 से 6% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और जो प्रोटीन इसमें पाया जाता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे सीरम एल्बुमिन, सेकंड सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, नेक्स्ट फिब्रिनोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रोटीन्स हैं वो पाए जाते हैं। अब 90% हो गया वाटर, 5 से 6% हो गया प्रोटीन। इसके अलावा इसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें इनऑर्गेनिक फ्लूइड होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नियर अबाउट इसमें 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें बहुत सारी बाकी चीजें होती हैं। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लड में, ये प्लाज्मा में फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या होता है?
क्लोरीन होता है, और भी बहुत सारे जो बाकी कंपोनेंट है, जैसे आयरन होता है, क्लोरीन होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। ये कुछ जो और एलिमेंट्स हैं ये ब्लड में पाए जाते हैं। इसमें बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें ब्लड में पाई जाती हैं। ये सारी चीजें प्लाज्मा में होती हैं। तो प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड का कलर येलो होता है। इसमें मेजॉरिटी जो है 90% वाटर है, 5 से 6% प्रोटीन है। इसके अलावा 1 से 2% जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें आ गए। फिर इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गैसेस भी इसी के थ्रू ट्रांसफर होती हैं ब्लड के थ्रू, तो प्लाज्मा में भी होती हैं। बाइकार्बोनेट आयन, फूड पार्टिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, बाकी जो जैसे आयरन है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें भी इसमें पाई जाती हैं। अब ये हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। मेजर इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। रेड ब्लड सेल में कुछ चीजें होती हैं। रेड ब्लड सेल जो है, जिसको हम शॉर्टकट में आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ERYTHRO, erythrocytes, erythrocytes, they are called erythrocytes। रेड ब्लड सेल का अगर शेप देखोगे ना, रेड ब्लड सेल एम्फीबियंस में, फिशेस में डिफरेंट होता है, उसमें कॉन्वेक्स होता है। और ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे, हमें कॉन्केव होता है। हमें अगर हम इसकी शेप देखेंगे तो इसकी शेप जो है वो कैसी होती है? कॉन्केव होती है। एंड विदाउट न्यूक्लियस, कॉन्केव विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, विदाउट न्यूक्लियस होता है। और जो रेड ब्लड सेल हैं ये बनते कहां पर हैं? रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो है ये बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन बोन मैरो में, कनकेव है। अगर आप इसका डायमीटर देखोगे 7 से 8 माइक्रोमीटर, अगर रेड ब्लड सेल का डायमीटर देखेंगे वो कितना है? 7 से 8 माइक्रोमीटर, ये है इसका डायमीटर। थिकनेस 2 माइक्रोमीटर, बहुत कम, ज़्यादा थिक नहीं होता है, और डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, इसकी फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड, एरिथ्रोडक्सेम है, ERYTHRO, फिर लास्ट में क्या जोड़ना है? पोइसिस, POIESIS, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसमें जो रेड ब्लड सेल होता है, इसमें इसका कलर रेड क्यों है? इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है? रेड। हीमोग्लोबिन का कलर रेड है। हीमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है। तभी आपको जब भी किसी बंदे को ब्लड की कमी होती है, उसको फॉलिक एसिड टेबलेट्स दी जाती है, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, वो दिया जाता है। तो ये जो है इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन बेस्ट होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए। आयरन बहुत ज़रूरी होता है ब्लड के अंदर, ताकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर पाए। और जो रेड ब्लड सेल है, ये कितना होता है एक पर्सन में? रेड ब्लड सेल, जो उसको हम रेड ब्लड सेल काउंट कहते हैं, ब्लड काउंट कहते हैं, ये एक पर्सन में पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड ये होता है 5 या 4.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, mm ऑफ ब्लड। अगर आप पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में देखोगे, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये होता है 5 या 4.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम एक ही है, वो है एक जगह से दूसरी जगह गैसेस को ट्रांसफर करना, हमारे जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें।
जो पहले जब बच्चा छोटा होता है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ होता है, अभी वो फीटस होता है यूट्रस के अंदर, तब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बनते हैं उस फीटस के लिवर से और स्प्लीन से, दो चीज़ों से। जब इन्फेंट होता, सॉरी इन्फेंट नहीं कह सकते, फीटस, अगर हम फीटस की बात करेंगे, फीटस में ये बनता है दो जगह पर, लीवर और स्प्लीन। और जो एडल्ट होता है उसमें जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं एडल्ट में, ये कहाँ पर बनता है, बोन मैरो में बनता है। ठीक, ये हो गया रेड ब्लड सेल्स। क्या याद रखना है रेड ब्लड सेल में, इसमें है हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से इसका कलर रेड। इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कितना परसेंट है ये, कितना जो है एक पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में कितना होता है, 4.5 या 5 मिलियन सेल्स। और ये बहुत ज़रूरी होता है, ये ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी में बहुत सारे मटीरियल्स को, खासकर ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता था, इरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स को जो ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इसकी फॉर्मेशन को ल्यूको POIESIS ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है और इसकी फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका काउंट कम होता है, प्लेटलेट से भी कम, रेड ब्लड सेल से भी कम। ये कितने होते हैं, ये 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। इसका अगर आप काउंट देखोगे 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, वो क्या था, मिलियन, 5 मिलियन, ये कितने, 6000 to 8000। इसकी एक खास जो है वो क्वालिटी, वो क्या है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, इट कैन चेंज इट्स शेप। रेड ब्लड सेल जो अभी हमने पढ़ा, इसकी एज, रेड ब्लड सेल की मैक्सिमम एज कितनी है, आप सबको पता होगा, 120 डेज है ना, उससे ज्यादा इसकी एज नहीं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, इसकी एक खासियत ये है कि इट कैन चेंज इट्स शेप, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, जैसे एमीबा होता है ना, वैसे ही इसकी भी प्रॉपर शेप नहीं होती है। जिस वजह से इसकी एक खासियत यह है, इट कैन पास थ्रू द कैपिलरीज एंड एंटर इनटू द टिश्यू। रेड ब्लड सेल कभी भी कैपिलरीज को पास करके टिश्यू में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे लेट्स से कि यहाँ पर एक सेल है, ये यहाँ पर कैपिलरीज हैं, अब इस कैपिलरीज में यहाँ से अगर रेड ब्लड सेल आया, रेड ब्लड सेल इसको पास नहीं कर सकता, लेकिन अगर व्हाइट ब्लड सेल है उसको पास करके इसमें आ सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का ये जो फीचर है कि उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है एंड इट कैन सीप आउट थ्रू द कैपिलरीज इनटू द सेल। ये जो कैपिलरीज होती है उनसे पास होकर सेल में जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायपिडेसिस, DIAPEDESIS, डायपिडेसिस। The property of white blood cell that it can change its shape and enter into any tissue, किसी भी टिश्यू में एंटर कर सकता है थ्रू द कैपिलरीज। इस प्रॉपर्टी को डायपिडेसिस कहा जाता है। ये रेड ब्लड सेल में नहीं है, ये खाली किसमें है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल ऐसा क्यों करता है, वो क्यों टिश्यू में एंटर करेगा, क्या रीजन हो सकता है व्हाइट ब्लड सेल का एंटर करना, दैट इज टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी, टू provide the immunity, to kill the pathogen, to destroy the pathogen। आपके किसी सेल टिश्यू के अंदर पहुंच गया है कोई बैक्टीरिया, उसको खत्म करना है तो कोई तो हथियार वहां पहुंचना चाहिए ना, तो वहां पर कौन पहुंचेगा, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का एक ही काम होता है, दैट इज डिफेंस। इसका काम ही है डिफेंस करना। आप में कहीं पर कोई एक मॉस्किटो काटता है, वो जगह रेड हो जाती है, स्वेल अप होता है, वहां पर हिपैरिन और हिस्टामिन रिलीज होते हैं। वो कहाँ से आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल से। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बाकी जगहों से फैलने से रोकते हैं, उसको उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब जो व्हाइट ब्लड सेल है
इसका ही कैरेक्टर है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, और इसकी एज ज़्यादा नहीं होती है। इट कैन सर्वाइव मैक्सिमम अप टू 7 डेज, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी एज है वो, इसका जो एज है इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 डेज। ये इसका एज है, इसका एज बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात करेंगे, इरेगुलर शेप, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। और दो तरीके के होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर आप टाइप की बात करेंगे, ये 2 तरीके के होते हैं। एक टाइप जो है उसको बोलते हैं GRANULO, ग्रेन्युलोसाइट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ग्रेन्युलोसाइट्स। और जो सेकंड टाइप होती है इसकी, उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की फर्दर 3 टाइप है, ग्रेन्युलोसाइट्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहले ये ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं ये वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो जिनके साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स। इसके साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, जिनको ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स विदाउट ग्रेन्यूल्स, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होता है। वो जो साइटोप्लाज्म में जो राउंड स्ट्रक्चर्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें एंजाइम्स होते हैं, जिनमें बाकी जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं या पेरोक्सीडेसेस, जो भी बाकी एंजाइम्स हैं, तो ये जो साइटोप्लाज्म है कंटेन ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में साइटोप्लाज्म इज विदाउट ग्रेन्यूल्स, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। दूसरा पॉइंट, जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज लोब्ड। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? लोब्स, हिस्से। इसमें छोटा न्यूक्लियस नहीं होता है, लोब्स होते हैं। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड। इसमें न्यूक्लियस जो है वो लोब्ड नहीं होता। हाँ, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा जरूर, न्यूक्लियस जो है इसमें एनलार्ज होता है, लेकिन न्यूक्लियस में लोब्स, हिस्से नहीं होते। इसमें कैसा होगा? कभी न्यूक्लियस इस तरीके का होगा, कहीं पर न्यूक्लियस इस तरीके का होगा, ऐसे न्यूक्लियस होते हैं इसमें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर 3 तरीके के हैं, और जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ज्यादातर दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, ज्यादातर रेड बोन मैरो में बनते हैं। ये बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो। ये कहाँ बनते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स? ये हर जगह पर बनते हैं। ये बोन मैरो में भी बनते हैं, कुछ बोन मैरो, ये वहां भी बनते हैं, ये लिम्फ नोड्स के पास भी बनते हैं, ये कुछ स्प्लीन में भी बनते हैं, और कुछ थाइमस में बनते हैं, स्प्लीन और थाइमस। अगर हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करेंगे, इसमें थाइमस और बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में ये मैच्योर होते हैं। इन 2 जगहों पर ये मैच्योर होते हैं, और बोन मैरो और थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं, सिंपल 3 पॉइंट याद रखें। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस होता है लोब्ड, इसमें लोब्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, ये बोन मैरो में बनते हैं, और ये जो है बोन मैरो में भी बनते हैं, और ये थाइमस में भी बनते हैं। लेकिन ये कहाँ पर हो जाते हैं मैच्योर? लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में मैच्योर हो जाते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट्स की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? 3। वो 3 टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स की 3, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स जो इसकी हैं, टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। 3 टाइप्स हैं, हम डिफरेंस के हिसाब से तीनों को समझेंगे। फर्स्ट टाइप बेसोफिल्स, सेकेंड टाइप यूसिनोफिल्स, और थर्ड टाइप बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कितनी टाइप्स हो गई? 3। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल्स।
तीनों टाइप्स में आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो समझना है। मिसाल के तौर पर बेसोफिल्स जो हैं इनमें जो स्टेन होता है जब हम कलर देते हैं स्टेन, ये जो स्टेन लेते हैं ये स्टेन लेते हैं बेसिक स्टेन, बेसिक स्टेन ये लेते हैं, ठीक। यूसिनोफिल्स जो स्टेन लेते हैं ये एसिडिक स्टेन लेते हैं, और जो न्यूट्रोफिल स्टेन लेते हैं क्योंकि न्यूट्रल है तो ये एसिडिक स्टेन भी लेते हैं एंड बेसिक स्टेन भी लेते हैं, दोनों स्टेन्स लेते हैं। अगर आप स्टेन की बात करेंगे, कलर की बात करिए स्टेनिंग, तो बेसोफिल्स बेसिक स्टेन लेते हैं, और बेसिक स्टेन जो है ये जो बेसिक स्टेन मिसाल के तौर पर मिथाइलिन ब्लू ये एक बेसिक स्टेन जो लेते हैं। यूसिनोफिल्स ये जो एसिडिक स्टेन लेते हैं, फॉर एग्जांपल EOSIN ये एक एसिडिक स्टेन है, और ये जो है न्यूट्रोफिल्स ये एसिडिक स्टेन भी लेते हैं और बेसिक स्टेन भी लेते हैं। पहला ये डिफरेंस, बेसोफिल्स दे टेक द बेसिक स्टेन सच एज मिथाइलिन ब्लू, ये eosinophils they take the acidic stain such as eosin, and neutrophils they take both the acidic as well as basic stains. फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आप इसको स्टेन कलर दोगे एसिडिक, इस पर नहीं आएगा, ये स्टेन नहीं हो पाएगा। इसको बेसिक दोगे स्टेन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी कैरेक्टर्स ही वैसी, उसकी फॉर्मेशन वैसी। सेकंड पॉइंट, ये आ गया फर्स्ट। सेकंड, हमने पढ़ा कि ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें होते हैं फ्यू बहुत कम कोर्स ग्रेन्यूल्स, फ्यू कोर्स यानी थोड़े बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स, इसमें abundant कोर्स ग्रेन्यूल्स, इसमें मतलब काफी सारे कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, abundant कोर्स ग्रेन्यूल्स। इसमें होते हैं abundant यानी बहुत सारे फाइन ग्रेन्यूल्स, फर्क क्या है? इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें कुछ है बड़ा साइज, इसमें बहुत सारे हैं जिनका साइज बड़ा है, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन जिनका साइज बहुत छोटा है, फाइन ग्रेन्यूल्स बहुत छोटे। अब बेसोफिल्स में इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एस शेप, इसमें न्यूक्लियस की शेप कौन सी होती है? एस शेप। अगर आप इसमें देखोगे इसमें होता है बाइलोब्ड न्यूक्लियस, मतलब दो लोब्स होते हैं उस न्यूक्लियस के, फॉर एग्जांपल एक लोब, सेकंड लोब, दो लोब्स होते हैं। इसमें जो है इसमें होता है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के दो से ज्यादा लोब हो सकते हैं, ऐसा न्यूक्लियस भी हो सकता है, हो गए 3 लोब, ऐसा न्यूक्लियस भी हो सकता है जिसके 4 लोब होंगे, 5 लोब्स वाला भी, इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। इसमें एस शेप न्यूक्लियस होता है, इसमें बाइलोब और इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस। इतना समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, इसका फंक्शन क्या है? बेसोफिल्स जो है ये हिस्टामिन और हिपैरिन को रिलीज करता है, हिस्टामिन एंड हिपैरिन। जहां पर आपको डिफेंस सिस्टम चाहिए तब वहां पर, कहीं पर आपको कोई बाइट करता है, कोई इंसेक्ट है, कोई और चीज है, वहां पर सबसे पहले ये जो हिस्टामिन एंड हिपैरिन ये काम करते हैं, ब्लड को थोड़ा डायलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स को, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। ये जो ईसोनोफिल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये मोस्टली एंटी हिस्टामिन काम करते हैं, लेकिन इनमें एक खास चीज़ ये होती है, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्लस इसमें परऑक्सीडेसेस होते हैं, परऑक्सीडेसेस। अब हमें ये पता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो जाएगा, बैक्टीरिया या कोई और चीज़, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, और फिर ये जो न्यूट्रोफिल्स है इसका काम ही है फैगोसाइटोसिस करना, ब्रेक करना, किसी भी पैथोजन को खत्म करना ताकि बॉडी को वो जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये आ गए जो तीनों टाइप्स हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, उसकी खाली 2 टाइप्स हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स
ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हमने पहले पढ़ा था, दे आर विदाउट ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स नहीं है, और उसमें लोब न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हमारे पास दो तरीके के हैं, एक आएगा मोनोसाइट्स, एक आएगा लिम्फोसाइट्स। दो तरीके के हैं, एक आएगा मोनोसाइट्स, मोनो CYTES साइट्स, और दूसरा आएगा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। कहां पर बनता है मोनोसाइट? ये बनता है बोन मैरो में, ये बनता है बोन मैरो में। और लिम्फोसाइट्स कहां पर बनते हैं? लिम्फोसाइट्स बनते हैं बोन मैरो में और थाइमस में, बोन मैरो में और थाइमस में ये बनते हैं। लेकिन मैच्योर कहां पर होते हैं? अगर हम लिम्फोसाइट्स ये देखें, फॉर्मेशन तो यहां पर होता है बोन मैरो और ये थाइमस में, लेकिन अगर हम इसका मैच्योरिटी देखेंगे, मैच्योर कहां पर होंगे? स्प्लीन में, और स्प्लीन के बाद मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था एक और चीज, लिम्फ नोड्स वहां पर। और ये लिम्फोसाइट्स फर्दर दो कैटेगरी में आते हैं, एक आते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे आते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये फर्दर दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उसका डिटेल आपको नहीं पड़ता। और ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स साइज में, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज बीन शेप्ड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस जो है बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और ये दे आर फैगोसिटिक इन फंक्शन। फैगोसिटिक मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी पैथोजन को जो बॉडी के अंदर एंटर करता है। और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स ये बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं, ये दो तरह की कैटेगरी में आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और इनका जो काम होता है, इनका मेजर काम है बॉडी में, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज। ये फैगोसाइटोसिस नहीं करते, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब हमारा लास्ट रहा इसमें प्लेटलेट्स के बारे में, थोड़ा सा अकाउंट प्लेटलेट्स का, कितने होते हैं, प्लेटलेट का काउंट क्या है, उनको क्या कहा जाता है, ये सब चीजें। अब अगर आप जो फोर्थ है इसमें प्लेटलेट्स, हमने रेड ब्लड सेल पढ़ा, हमने व्हाइट ब्लड सेल पढ़ा, हमने प्लाज्मा भी पढ़ा। अब इसमें है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, और ये भी बोन मैरो से ही बनते हैं। कहाँ से बनेंगे? बोन मैरो से। इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इनको? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। और ये बॉडी में कितने होते हैं? 2,50,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अगर आप ब्लड में देखोगे, रेड ब्लड सेल मिलियन में होते हैं, पर क्यूबिक 5 मिलियन अराउंड, और वो होता है 6 से 8,000 व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये कितने होते हैं? 2,50,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो है प्लेटलेट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करते हैं, उसको कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका रोल क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन का? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ये प्रोवाइड करते हैं, इसका फंक्शन क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है, ब्लड क्लॉट करना इसमें इसका रोल है। इसलिए प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। और इसके बाद प्लेटलेट्स के बाद ये जो कंपोजिशन है ब्लड का, ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थोड़ा ओवल या डिस्क लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोवाइड करते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इसके बाद जो है वो आगे कल हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, ओके।